सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास में मंगोल और दिल्ली सल्तनत विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया और बलबन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 320 ईस्वी का जो पीरियड है, जिनमें तुर्कों ने मूलतः दिल्ली को अपना केंद्र बिंदु बना करके, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर भी रही थी, कुछ समय सिकंदर लोदी ने आगरा को भी अपनी राजधानी बनाया था, मगर मूल रूप से दिल्ली ही अधिकांश समय इनकी राजधानी रही थी। और दिल्ली को केंद्र बिंदु बनाकर इन्होंने 320 वर्ष का जो शासन किया, जिसमें 5 राजवंश ने शासन किया था, उसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इस दिल्ली सल्तनत के काल में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के आक्रमण हुए थे। इसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली सल्तनत और मंगोल समस्या से सुल्तानों ने कैसे निपटा था। तो सबसे पहले मंगोलों के परिचय के संबंध में देखते हैं। मंगोल कहाँ के निवासी थे, किस प्रकार का जीवन था। मंगोल मूलतः मंगोलिया, उसके आसपास के घास के मैदानों में रहने वाले खानाबदोश लोग थे, जिनकी अर्थव्यवस्था चरवाई अर्थव्यवस्था थी। पशुओं के ऊपर ये मूल रूप से निर्भर थे। घोड़े इनके पशुओं की देख रेख के लिए नियुक्त थे, और जहाँ घास के मैदान, अच्छे घास के मैदान, पर्यावरण की अच्छी परिस्थिति जहाँ होती, तो वहाँ ये कबीलों के रूप में बस जाया करते थे, या अनेक कबीलों के रूप में विभक्त थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चंगेज़ खां इनका एक नेता हुआ है, जिसका मूल नाम तो इसे तेमुचिन था, जिसने एक लंबे संघर्ष के पश्चात इन मंगोल कबीलों को एकता के सूत्र में बांधा, और उसने एक गैर के कबीलाई संगठन का निर्माण किया जो उसके प्रति वफादार रहते थे। 1206 ईस्वी के बाद इसने उत्तरी चीन, ट्रांसोक्शियाना, ईरान, अफ़गानिस्तान और क्रीमिया के काफ़ी प्रदेशों पर इसने अपना अधिकार कर लिया। 1206 में इसने खान की उपाधि धारण की, और अपना नाम इसने चंगेज़ खान रखा, तेमुचिन से बदल करके। चंगेज़ खान अब मंगोल, तातार एवं मंचूरियन जनजातियों का नेता बन गया था, और एक प्रकार से मंगोल साम्राज्य की स्थापना या राजत्व की बात अपन करें तो ये चंगेज़ खान द्वारा किया गया एक मंगोल राज्य की स्थापना का। चंगेज़ खान ख्वारिज़्म के शाह का पीछा करता हुआ 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। उस समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसके चंगेज़ खान के शत्रु जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण नहीं दी, इसलिए चंगेज़ खान सिंधु नदी तट तक आया और वह पुनः ख्वारिज़्म की तरफ लौट गए। तो 1221 ईस्वी के बाद लगभग 1335 ईस्वी तक, एक शताब्दी से भी अधिक समय तक, मंगोलों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत को आक्रांत रखा, उन्होंने धावे मारते रहे। तो इसका जो पीरियड है दिल्ली सल्तनत के दौरान मंगोलों का, और मंगोलों के प्रति दिल्ली के सुल्तानों ने जो नीति अपनाई है, उसको खलीक अहमद निज़ामी ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली भाग के अंतर्गत 1221 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोलों के प्रति अलगाव की नीति अपनाई। 1240 से 1267 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोलों के प्रति उदासीनता की नीति अपनाई, और 1267 से 1335 ईस्वी तक संघर्ष की नीति मंगोलों के प्रति सुल्तानों द्वारा अपनाई गई। कई निज़ामी ने इसे 3 भागों में बांटा है।
जिसका हम थोड़ा संक्षेप में अध्ययन करेंगे। अलगाव की नीति के दौरान दिल्ली के ऊपर इल्तुतमिश और रजिया का शासन रहा। इल्तुतमिश, जैसे कि हमें ध्यान है, 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा और उसने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी सुदृढ़ता प्रदान की थी। मगर जब ये अपने आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से संघर्ष कर ही रहा था, उस समय 1221 ईस्वी में चंगेज़ खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर सिंधु नदी तक आ धमका। और जब ख्वारिज़्म के शाह जलालुद्दीन मंगवर्णी ने इल्तुतमिश से भारत में शरण की प्रार्थना की, तो इल्तुतमिश ने चतुराई से यह कहते हुए उसे टाल दिया कि भारत की जलवायु जो है उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। तो मंगवर्णी को शरण नहीं दे करके उसने भारत को एक प्रकार से मंगोल आक्रमण से बचा लिया था, यानी एक प्रकार से मंगोल आक्रमण से दूर रहने की यह नीति थी। तो मंगवर्णी के भारत से वापस लौटते ही चंगेज़ खां भी वापस लौट गया। इसके बाद रजिया के शासनकाल में मंगोलों ने जलालुद्दीन मंगवर्णी के नायब सेजुद्दीन के प्रति एक संधि का प्रस्ताव पेश किया, मगर रजिया भी मंगोलों से दूर रहना चाहती थी और उनके मध्य से पछड़ों में भी नहीं पड़ना चाहती थी। तो उसने भी टालम टोल की नीति अपनाई और मंगवर्णी के नायब के प्रति संधि के प्रस्ताव का इसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो इस प्रकार इल्तुतमिश और रजिया ने मंगोलों से दूर रहने की कोशिश की और उनसे किसी भी प्रकार के संबंध, उनके शत्रुओं से और उनसे रखने में उनको रुचि प्रदर्शित नहीं की। इसके बाद मंगोलों के साथ जो दूसरा काल है वो उदासीनता की स्थिति या उदासीनता की नीति का जो पीरियड है, यह 1240 से 1267 ईस्वी तक चला। इस दौरान दिल्ली पर बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद का शासन रहा। 1240 से 1242 में बहराम शाह के शासनकाल के दौरान 1241 ईस्वी में ताहिर मोहम्मद ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर आक्रमण किया था और वो सिंधु नदी तट तक के क्षेत्र को उसने रौंद डाला था। एक सेना उसका मुकाबला करने के लिए भेजी गई, फलतः वह लौट गया। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में भी 1242 से 46 के मध्य 1245 में मंगोलों का आक्रमण हुआ और इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता के कारण दिल्ली सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से कट करके व्यास नदी तक रह गई थी। इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी जब मंगोल आक्रमण हुए तो बलबन स्वयं सेना लखनऊ का सामना करने के लिए गया था और मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। मगर फिर भी इस दौरान कोई सुदृढ़ नीति मंगोलों के विरुद्ध नहीं अपनाई जा सकी, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान अमीरों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे और एक के बाद एक सुल्तान बदलते जा रहे थे। तो एक प्रकार से इसे हम उदासीनता की नीति इसलिए भी कहते हैं कि न तो इस दौरान मंगोलों से संघर्ष किया गया और न ही उन्हें व्यास नदी से आगे बढ़ने दिया गया। पंजाब में व्यास नदी को जैसे ही मंगोल पार करते उन्हें प्रभावकारी तरीके से पीछे खदेड़ दिया जाता। मंगोलों के साथ 1267 से 1335 ईस्वी के बीच दिल्ली के सुल्तान ने जो नीति अपनाई उसे के-ए-निज़ामी ने संघर्ष की नीति की संज्ञा दी है। इस दौरान दिल्ली सल्तनत पर शक्तिशाली सुल्तानों का शासक रहा। इसमें बलबन, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक प्रमुख थे। बलबन के शासनकाल में 1272, 1279 और 1285 में मंगोलों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत मुल्तान, समाना, उच्च, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों पर आक्रमण किया। मंगोलों को परास्त किया गया और मंगोलों को पीछे लूटना पड़ा। इस बलबन के काल में शेर खां, बुगरा खां और राजकुमार मोहम्मद ने मंगोलों को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि 1285 ईस्वी में बलबन का उत्तराधिकारी राजकुमार मोहम्मद मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, फिर भी मंगोलों को वो परास्त करने में सफल रहा। मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार बलबन ने दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की। उसने
मंगोलों से सामना करने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के मार्ग में कई किलों का उसने निर्माण करवाया, जिसमें भटिंडा, अबोहर, मुल्तान इत्यादि क्षेत्रों में उसने दुर्गों का निर्माण करके वहाँ शक्तिशाली सेना और सेना नायकों को रखा। बलबन का चचेरा भाई शेर खां ने मंगोलों को कई बार पराजित किया और मंगोलों के मन में उसका इतना डर था कि कहा जाता है कि मंगोल सैनिक अपने घोड़ों को जब पानी पिलाते थे तो शेर खां के नाम से उन्हें डराते थे। तो बलबन ने मंगोलों के भय के कारण ही उसने राजधानी को नहीं छोड़ा। इसने एक शक्तिशाली सेना रखी और एक स्थायी सैन्य विभाग दीवान आरिज भी बलबन ने स्थापित किया, ताकि वो सेना के प्रशिक्षण, अनुशासन, भर्ती और उसके सैनिक साजो सामान का काम देखे। उसने राज्य विस्तार पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह मंगोलों के भय से दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता था। मंगोल अचानक धावा बोल देते थे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि बलबन जो है मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी शासक बना दिल्ली का। इसके काल में 1292 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोल परास्त हुए, मगर मंगोलों ने जलालुद्दीन खिलजी से संधि कर ली और इस संधि के तहत मंगोलों को दिल्ली में बसने की स्वीकृति दी गई। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल दिल्ली में जिस इलाके में बसे, आज भी वो इलाका मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में बसे कुछ मंगोलों ने इस्लाम धर्म भी ग्रहण कर लिया था और इन मंगोलों को बाद में नव मुस्लिम की संज्ञा दी गई। तो जलालुद्दीन खिलजी भी मंगोलों के प्रति एक अपन कहें शानदार नीति इसने अपनाई और दिल्ली सल्तनत की इसने उनके आक्रमणों से रक्षा की। अलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे अधिक लगभग आधा दर्जन मंगोल आक्रमण हुए। 1297-98 से 1206-7 ईस्वी तक मंगोलों के कई सेना नायकों ने इसके शासनकाल में आक्रमण किया। 1297-98 में साल्दी, 99 में कुतलुक ख्वाजा, 1303 में तारगी और बाद में ताइबू कबक इत्यादि के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। 1299 और 1303 ईस्वी में तो मंगोल अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी सीरी तक पहुंच गए थे। 1303 में उन्होंने सीरी का घेरा डाल दिया था और अलाउद्दीन 2 महीने तक सीरी के किले में कैद रहा। मंगोल दिल्ली में लूटपाट करते रहे, मगर चूँकि मंगोलों को किलेबंद दुर्गों को जीतना नहीं आता था, इसलिए 2 महीने बाद वो लौट गए। तब अलाउद्दीन सीरी से बाहर निकल पाया। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों को पराजित करने में भूमिका निभाने वाले जो सेनानायक थे, उनमें जफ़र खां, नुसरत खां, उल्लुग खां, मलिक काफूर और गाजी मलिक ये प्रमुख और योग्य सेनानायकों के बल पर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का सामना किया। अलाउद्दीन ने भी मंगोलों का निर्दयता से कत्ल करने की नीति अपनाई और उसने सीमावर्ती इलाकों पर दुर्गों का निर्माण किया। उन दुर्गों में उसने रसद और चारे के भंडार और उन्हें सैनिक साजो सामान से उन दुर्गों को इसने समृद्ध बनाए रखा। और जब जब मंगोलों ने आक्रमण किया, इसने अपने योग्य सेनानायकों के द्वारा उनके आक्रमणों का सामना किया और प्रत्येक बार उन्हें परास्त करने में इसने सफलता प्राप्त की। इसके बाद तुगलक काल में मंगोलों ने 2 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो इनका था वो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 1325 ईस्वी में आक्रमण किया था मंगोलों ने, मगर वो गयासुद्दीन के द्वारा पराजित हुए और पुनः लौट गए। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1327 ईस्वी में तर्मासिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और मंगोल दिल्ली के पास तक पहुंच गए थे।
इस आक्रमण के स्वरूप के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। इब्न बतूता और अन्य जो तत्कालीन इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को परास्त कर दिया था, मगर कुछ इतिहासकार ये भी आरोप लगाते हैं कि मोहम्मद तुगलक मंगोलों का सामना नहीं कर पाया और वह उन्हें धनराशि देकर के उन्हें वापस लौटने के लिए उसने राजी कर लिया। चाहे जो भी हो, मोहम्मद तुगलक ने उन्हें परास्त किया हो या वो धन देने से वापस लौटे हो, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि मोहम्मद तुगलक लापरवाह था सीमा सुरक्षा के प्रति, तभी मंगोल दिल्ली सल्तनत के इतने अंदर तक घुस आए थे। मंगोलों के जाने के बाद उसने सीमावर्ती इलाकों कलानौर इत्यादि में उसने दुर्गों का निर्माण करवाया और वहाँ सीमा सुरक्षा को मोहम्मद तुगलक ने मजबूत किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1240 से 1325 ईस्वी तक लगभग 1335 ईस्वी तक लगभग 95 वर्ष का जो शासनकाल है उसमें मंगोल भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर सक्रिय रहे थे, जबकि पहला उनका धावा 1221 में ही चंगेज़ खान के नेतृत्व में हो चुका था, मगर उस समय उन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश करने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद मंगोलों के कई अभियान सीमावर्ती इलाकों में हुए और दिल्ली के सुल्तानों ने उनको परास्त किया और मंगोल सीमावर्ती इलाकों में लूटपाट करके वापस लौट जाया करते थे। इन मंगोल आक्रमणों के प्रभावों में धन की काफ़ी बड़ी मात्रा में हानि होती थी। निर्दोष लोग बड़ी मात्रा में कत्ल किए जाते थे, उनकी संपत्ति और पशुधन लूट लिया जाता था। इसके साथ ही बलबन की, जैसा हमने देखा है, उसने मंगोलों के भय से ही अपनी राजधानी का विस्तार नहीं किया और उसने एक स्थायी सैन्य विभाग की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने इनको नव मुस्लिम के रूप में दिल्ली में बसाया और अलाउद्दीन खिलजी ने एक मंगोलों आक्रमणों से सल्तनत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी, जिसका पालन पोषण या उसका खर्चा उसने दक्षिण भारत के अभियानों से प्राप्त धन से उसने निकाला। कहते हैं कि मंगोल आक्रमणों के कारण ही जब उसे एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ी तो उस सेना को व्यय को पूरा करने के लिए उसने आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई, या उसकी जो बाजार नीति है वो मंगोल आक्रमणों से प्रेरित थी, ताकि वो एक बहुत बड़ी सेना राजधानी में रख सके कम खर्चे के ऊपर। मंगोल आक्रमणों के कारण जब इन शासकों को बड़ी सेना रखनी पड़ी, इनका खर्चा बढ़ा, तो निश्चित रूप से किसानों पर भी इसका भार पड़ा और इन शासकों ने भू राजस्व में वृद्धि की। अलाउद्दीन खिलजी तो उपज का 50% तक राजस्व वसूल करता था। इसके पीछे एक कारण ये भी दिया जाता है कि उसके काल में बहुत अधिक मंगोल आक्रमण हुए और उन आक्रमणों का सामना करने के लिए उसे अपनी सेना पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। तो इस प्रकार मंगोल आक्रमणों ने न केवल धन की हानि की, वरन किसानों की समस्याओं को भी बढ़ाया उसने, और एक प्रकार से हम कहें सत्ता परिवर्तन की भी एक प्रकार से वाहक बनी। जलालुद्दीन खिलजी जो कि मंगोल आक्रमणों का सामना करते हुए शक्तिशाली हो गया था, गाजी मलिक जो कि 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने मंगोलों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में दिल्ली में नए राजवंशों की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार मंगोल आक्रमणों से दिल्ली के सुल्तानों ने सुरक्षा की, दिल्ली की